आज 11 जुलाई 2023। अब से कुछ माह पहले तक या इवन लास्ट ईयर जुलाई में कोई सोच नहीं सकता था कि मंजरनामा इस तरह बदल जाएगा सियासत का और ताकत के तवाज़ुन का कि एक ज़माने में वो राना सनाउल्लाह साहब जो कि मौत की चक्की में थे आज वज़ीर दाखिला होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो पेशियाँ भुगत रहे थे FIA की और पता नहीं कौन कौन से केसेस की, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जिनका था ही नहीं कि वो कभी पाकिस्तान की सियासत में अभी दूर दूर तक आएंगे, वो अब आए आए चाहते हैं। और सबसे हॉट केक जो थे हर लिहाज से, यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके मतलब कोई ये सोच नहीं सकता था कि वो अपीलें कर रहे हैं आवाम को अपनी, लेकिन कोई उनकी अपीलों के ऊपर आ नहीं रहा। मैं अभी एक सेमिनार में था तो वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच देनी थी, तो मैंने वहाँ पे बात का आगाज़ किया तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैंने ये कहा कि कोई शख्स जो यहाँ बैठा है मुझ समेत या कोई मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी भी हो, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। यंगस्टर्स बैठे हुए थे मेरे सामने, मोटिवेशन अपने अंदर से आती है। तो मैंने अजराए मेरे मुंह से निकल गया कि मोटिवेट तो इमरान खान भी नहीं कर सके, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सके अपनी आवाम को। तो मुझे जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो उनमें PTI की एक बहुत जियाली कारकुन बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बड़े आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा जी आपने ये किस तरह कह दिया कि इमरान खान मोटिवेट नहीं कर सके। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोगों की वजह से, कि या तो आप बुज़दिल हैं या आपको लगता है कि इमरान खान के नज़रिए में कोई ऐसा डिफेक्ट है कि आप उनकी रिपीटेडली पैशनेट अपीलें जो वो रोज़ करते हैं इंटरनेट पे बैठ के, उसके ऊपर आके आप लबैक नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि फेयर तोड़ दो, फाशिस्ट रजीम को उठा के बाहर फेंक दो, ये चल रहा है जो PDM का, और इंकलाब बर्पा कर दो। लेकिन आप यहाँ बैठ के एयर कंडीशन कमरे में सेमिनार रूम में मेरे साथ बहस कर रही हैं, लेकिन आप बाहर उनकी मोटिवेशन के ऊपर अपने लीडर की सड़कों पे नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब है मंजरनामा चेंज हो गया। आज PDM की हुकूमत को 15 माह मुकम्मल हो गए, बेतहाशा केसेस में उनको रिलीफ मिल गया। अदालतों का भी अजीब काम है, जिसकी गवर्नमेंट हो उसके साथ हवा हो जाती है मुबैना तौर पर, और जो गवर्नमेंट से बाहर हो वो फिर जो है वो किसी और ही सिचुएशन में बैठा होता है। वो या जेल में जाने का इंतजार कर रहा होता है, मुकदमा भुगत रहा, जैसे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ। इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। और मैं इनको वैसे तो बड़े आड़े हाथ लेने की मेरी ख्वाहिश रहती है और लेता भी हूँ, लेकिन एक चीज़ को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह हमने अभी देखा, और ये बड़े अफसोस की बात है, जिस तरह भी हमने देखा कि 8-8 दिन 15-15 दिनों की जेलों के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना साहब जो हैं ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इनको मौत की चक्की में डाला गया। और मैं इनका बयान सुन रहा था, मैंने एक बार प्रोग्राम में भी चलाया था कि इन्होंने, और इनकी सपोर्ट डबल होगी अभी लीडरशिप के लिए। तो मैं हैरान हूँ कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन राना साहब से सवाल तो आज क्रिटिकली करें। राना साहब, पहले तो आपको हज की बहुत मुबारकबाद, को हमारे लिए भी आपने दुआएं की राना साहब। बिल्कुल, आप सब के लिए दुआएं की, और ख़ास तौर पे आपके वालिद मोहतरम जो बीमार थे पिछले दिनों, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो उनके लिए भी दुआ की। और पाकिस्तान के लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मुश्किल हालात से जो है वो निकाले और बेहतर मंजिल की तरफ लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब ये बताएं कि ये इस वक्त सारा कुछ अब लोगों को नज़र आ रहा है आपके हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आपके ख़िलाफ़ नहीं है, और आपके जो सबसे बड़े हरीफ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो बेसिकली दीवार से लगे हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी कोई डाउट क्यों है कि शायद इलेक्शन इस साल ना हो? आपका क्या टेक है राना साहब इसके ऊपर? देखें, इसमें ये है कि खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा इमरान खान की तरह किसी ने अपना फसाड कायम किया हुआ हो, खा वो किसी दहशतगर्द तंजीम की तरह कुछ लोगों को उन्होंने अपने लिए मरने मारने पे आमादा किया हुआ हो, ये लोग वक्ती तौर पे एक महदूद दायरे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करना जो है वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है, और अगर सब कुछ कोई कर सकता है तो वो या तो अल्लाह ताला की ज़ात है, या फिर उसके बाद खल्क़े खुदा है, जिसे हम अपने अल्फाज में जो है वो अवाम कहते हैं। तो मामला ये है कि अवाम की मेजॉरिटी की
अक्सरियत की ये राय है कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, क्योंकि वही एक बुनियाद है इस मुल्क को इकट्ठा रखने की। और आवाम की ये ख्वाहिश है कि आइन के मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। जो 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले और बाकी के बाद करवाने वाली बात थी, उस पर लोग डिवाइड थे। लेकिन इसके ऊपर एक अमूमी राय है कि वक्त के ऊपर हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व हो, असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें, और उसके बाद जो भी 90 डेज़ है या 60 डेज़ है, विदिन 90 डेज़ है, तो उसमें जो है वो इलेक्शन राणा होना साहब, ये चाहिए। और इबहाम आवाम आपकी को हुकूमत की तरफ से आ रहा है। अपना ख्वाजा आसिफ मैंडेट जो कहते है हैं जी वो देने नवंबर का में उनको इख्तियार सर्दी होना होती चाहिए। है तो इलेक्शन के लिए मौजूद डेट है, तो वो प्लानिंग ये हो रही है कि शायद असेंबली जो है उसको 13 अगस्त से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले तोड़ दिया जाए ताकि 90 दिन बाद इलेक्शन हो। तो अब तो सवाल मेरा ये था आपसे कि अब तो आपके जो वाहिद सियासी नहीं, हरीफ है ऐसा वो नहीं है। दीवार से लगे हुए। अब तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अब इलेक्शन करवा लेंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है 90 दिन बाद इलेक्शन नहीं होने, ना 60 दिन बाद होने, विदिन 90 दिन होने हैं। जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जिस दिन हुकूमत असम्बली डिज़ोल्व होती है और केयर टेकर सेटअप आता है, अगर वो उसी दिन शेड्यूल दे दे तो शेड्यूल तो वही 54 डे का होगा ना, 54 दिन का ही होगा। तो इसलिए ये अब अक्टूबर का दूसरा हफ्ता हो, आखिरी हो, या नवंबर का पहला हफ्ता हो, अगर, और जो कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत का ये फ़ैसला है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। वो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो दूसरे दिन दे दे, वो 10 दिन बाद दे दे, 15 दिन बाद दे दे, ये तो उसकी मर्ज़ी है। इसमें हमारा मौसम के लिहाज से हमारा तबसरा या हमारी राय जो है वो कोई मायने नहीं रखती। राणा साहब, ये अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब दुबई आ गए, ये बिल्कुल 1.5-2 घंटे की मुसाफत है पाकिस्तान से बाय एयर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी ठीक लग रही है। तो अब ये रीज़न तो नहीं है कि वो सेहत की वजह से नहीं आ पा रहे, अब तो कोई पॉलिटिकल रीज़न है। लेकिन लोग हैरान है कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो दुबई तक आ गए, उन्होंने सारे मुज़ाकरात किए, बड़ी अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, नंबर 1। दूसरा ये कि उनकी अब तो गवर्नमेंट उनकी है इस वक्त, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि फेवरेबल सिचुएशन में है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब। किस चीज़ का अब उनको मजीद इंतजार है जो उनको पाकिस्तान वापस लाएगी राणा साहब? उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार है कि इलेक्शन के नुक्ता नज़र से जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे तो एक तो लीगल प्रोसेस भी होगा जो कि 2 से 3 हफ्तों का हो सकता है। अच्छा, उसे किस तरह से हमने हैंडल करना है, उसमें प्री रेस्ट बेल में जाना है, उसमें प्रोटेक्टिव बेल में जाना है, या ख़ुद को आके अदालत के सामने सरेंडर करना है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर भी एक लेवल पे फ़ैसला होगा। और उसके बाद उनका आना, उनका एक इस्तकबाल का होगा। फिर उसके बाद जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये अपने तौर पे टाइमिंग के हवाले से बड़ी मानी खेज़ हैं, और इनकी एक अपनी जो है वो वैल्यू है। तो इसलिए हमारा ये ख़्याल है या हमारी ये राय है, और यकीनन इसके ऊपर फ़ैसला तो वो ख़ुद ही करेंगे, वो पार्टी कायद हैं, कि उन्हें एक ऐसे वक्त में आना चाहिए कि जब वो आके एक मोमेंटम, एक जो है वो पार्टी का जो कैंपेन है उसको वो लॉन्च करें। तो वो जो है वो फिर उसी तरह से जो है वो सस्टेन करती हुई जो है वो हमें इलेक्शन डे तक लेके जाए। राणा साहब, उससे पहले आना या उसमें देर से आना, दोनों तरह से नुकसान राणा साहब, है। 2 चीज़ें हैं, एक तो इलेक्शन का मोमेंटम है और एक है उनके केसेस। तो क्या नवाज शरीफ साहब इस वजह से भी शायद सितंबर के बाद आने का प्लान बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब नहीं होंगे सीट के ऊपर और एक नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे, तो केसेस में उनको शायद ये लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप होता है? ये भी एक वजह है। ये एक क्यास है, लेकिन उनका जो रिलीफ है वो उन्हें जो है वो मिलना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा, जो उनकी सज़ा है उसकी उनकी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट जो है उन्हें वहाँ से इलेक्शन लड़ने का और उनकी बेल का रिलीफ जो है वो दे सकता है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के ऊपर लेकिन राणा साहब, अगर कोई इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट उनको कोर्ट की रिलीफ इस तरह देगा से मियां कोई साहब अथॉरिटी को, है। तो मुखालिफ पार्टी फौरन उसको चैलेंज भी तो कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फौरी तौर पे।
मेरा ख्याल है कि रिलीफ के मामले में अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है उसके कोई मानी नहीं होंगे। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ही आलमोस्ट जो है वो हतमी होगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला जिसमें मैडम मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब को बरी किया गया, उस फ़ैसले को अगर आप पढ़ें तो उसमें जो उन्होंने फैक्ट्स को डिस्कस किया है, तो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो तो डिमोलिश हो गया वहाँ पे। इसलिए उस केस में उनका बरी होना, उनका बेल पे आना जो है वो फ़ैसला जो है उसकी एक बुनियादी अहमियत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तहर्रक ही होगा, तो इसमें उनको रिलीफ ना मिलने के चांसेस जो है वो तो राणा साहब, ये जो चले ये तो हाई कोर्ट फैसला कर देगी, और आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट है मरीम नवाज साहिबा जिस प्रेमिसेस पे बरी हुई हैं उसी प्रेमिसेस पे नवाज शरीफ साहब हो जाएंगे, ये आपका ख्याल है। लेकिन उनको जो अकामा पे नाअहलियत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है 62(1)(f) पे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही डील कर रही होगी ना। इसलिए भी ये कयास किया जा रहा है कि शायद आप बंदयाल साहब के जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में शायद आपको 62(1)(f) के ऊपर वो फैसला ना मिल सके बकौल आपके, राइटली और रॉन्गली, जो आप चाह रहे हैं। 62(1) पे जो फैसला है उसके ऊपर अब एक लेजिस्लेशन जो है वो हो चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला पेंडिंग है, और जिस बेंच के पास है उस बेंच के ऊपर हमें बड़े सीरियस एतराज़ात हैं और वो सब्सटेंशिएट भी करते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस केस को या उस लॉ को जिस तरह से हेल्ड इन अबेंस किया गया है या उसको सस्पेंड किया गया है, हमारी नज़र में वो गैर आइनी है और वो आइन को वायलेट करने के मुतरादिफ है हमारी नज़र में। तो उसके ऊपर बार्स का भी बड़ा जो है वो ऑब्जेक्शन है, हमारा भी है। तो उम्मीद तो है कि वो 16 सितंबर से ये पहले फ़ैसला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इतना बड़ा बोझ जो है वो लेके घर नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाने से पहले जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला करके जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर वो फ़ैसला नहीं भी करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उनका सस्पेंशन का फ़ैसला है एक ऐसे लॉ को जो अभी बना नहीं और उसको बनने से पहले ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये एक अजीबो गरीब जो है वो एक। लेकिन राणा साहब, सस्पेंड तो हुआ है ना वो। नवाज शरीफ साहब ने अगर इलेक्शन लड़ना है, हाँ, तो फिर उसके लिए तो उनको अहल होना पड़ेगा कौमी असेंबली के उसके लिए। हाँ बिल्कुल, ये उस यानी जो लॉ है उसके तहत जो रिलीफ उनको हासिल होना है उसकी रास्ते में ये जो फ़ैसला है ये रुकावट है। और अगर ये फ़ैसला जो है ये हो जाता है उसका, तो उसके बाद फिर जो है वो रिलीफ सिर्फ मियां नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, बाकी और बहुत सारे लोगों को जो है वो मिलेगा। राणा साहब, ये परसेप्शन लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से जी। हाँ, लेकिन इलेक्शन के नुक्ता नज़र से मियां साहब का जो वापस आना है वो पार्टी को और पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को बेनिफिट करेगा, और उसमें इस बात का कोई अमल दखल नहीं है कि वो इलेक्शन में खुद हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आपके इल्म में होगा कि 2007 का इलेक्शन था, तो उसमें दोनों मियां साहबान, शहबाज साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और दोनों ही उस वक्त उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शन भी जीता और बाद में इलेक्शन लड़के मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बने। राणा साहब, परसेप्शन ये उभर रहा है कि जो लोग मियां साहब से मिल के आ रहे हैं, इवन बड़े अहम तरीन हलकों में से भी ये परसेप्शन उभर रहा है कि मियां साहब अब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं हैं, वो पावर पॉलिटिक्स के उम्मीदवार नहीं है। वो मुल्क के लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स में नहीं अब आना चाहते हैं, वो पीछे रह के चीज़ों को सुपरवाइज करना चाहते हैं। ये परसेप्शन मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि आप तो उनके बहुत क्लोज है, तो आप तो ज़्यादा अच्छा इस पर तजिया या रोशनी डाल सकते हैं कि वो अब अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। देखें, उनकी ख्वाहिश का होना या ना होना जो है वो उतना मैटर नहीं करता, ये फ़ैसला तो पार्टी करेगी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको बाई आल मीन्स अल्लाह करे कि पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करे और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा,
उसकी वजह ये है, जो मेरी दलील है और जो पार्टी यकीनन जब वक्त आएगा तो पार्टी के सामने रखेंगे, कि देखें ये 75 साल बाद ये एक ऐसा मौका होगा कि एक आदमी जो है, एक पाकिस्तानी मुहिब वतन जो लीडर है, वो चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा होगा। और अगर ये तारीख़ रकम नहीं की जाती और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर 400 साल में भी कोई ये दोबारा वक्त जो है वो आए। तो इसलिए अगर ये मौका अल्लाह ताला जो है वो पैदा करे, तो ये तारीख़ रकम होनी चाहिए और उन्हें चौथी मरतबा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहिए। राना तो साहब, बाकी अगर वो जब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अक्सरियत बन में जाते आ हैं, जाएगी तो उसके बाद फिर पार्टी फैसला करेगी। अगर और पार्टी इस पे साथ है इस बात पे, या पार्टी समझती है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उनको कैरी करना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर? पार्टी क्या समझती है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, बल्कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल कोलिशन गवर्नमेंट जो है, मेरा ख़्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ जैसी तबीयत के बंदे के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था। और ये तो उन्होंने कमाल कर दिखाया है कि अपनी तमाम यानी जो है वो तबीयत, अपनी सोच के बरक्स उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये 14 माह उन्होंने जो है वो चलाई है और उन्होंने बड़े ही मुश्किल हालात में जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और एक तारीख़ रकम होती है, तो उनको तजवीज़ करने वाले जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरी इस बात के हामी हैं कि अगर अल्लाह ने ये मौका दिया तो फिर ये तारीख़ रकम होनी चाहिए। राना साहब, दुबई की मुलाकातों में ये का परसेप्शन ये उभर के आया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने सारा कुछ फिक्स कर दिया है कि फेडरल में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, पंजाब किसके पास होगा, प्रेसिडेंट किसने बनना है। ये इस लेवल तक डिस्कशंस हुई हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सारी डिस्कशंस, ये मामलात हुए हैं दुबई में तय? कतन ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा, एक मुलाकात ज़रूर हुई है और जब मियाँ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मैडम मरियम नवाज़ साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी, और जब वो मिले हैं तो यकीनन इस मुल्क की जो है वो मुआशी और सियासी सूरत हाल पे बात हुई होगी। ये तो नहीं है कि नहीं बात हुई होगी, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे फैसले नहीं हुए, ना कोई सीट एडजस्टमेंट का और ना ये कि जी वज़ीर आज़म कौन बनेगा और कौन सा सूबा किसके पास जाएगा। ये फैसला जो है तो राना साहब वहाँ पे फिर हुआ क्या? वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी कि दुबई चल के आए मियाँ साहब, यहाँ जरदारी साहब गए, तो वहाँ पे कुछ तो बताया अवाम को कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली? वो प्राइवेट गपशप तो नहीं थी ना सर? उसमें देखें उस पे एक तो बात जो क्लैरिटी से वाज़े हुई है और जो इस वक्त अब उसके ऊपर कोई अबहाम नहीं है, बल्कि उस मीटिंग से पहले अबहाम दर अबहाम था। एक तो ये क्लियर हुआ है कि असम्बलियाँ जब अपनी मियाद पूरी करेंगी तो गवर्नमेंट डिज़ोल्व होगी और केयर टेकर सेटअप जो है वो ज़रूर आएगा और इलेक्शन जो है वो इन टाइम होगा। आप देख लें उसके बाद PMLN हो या JUIF हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और हो, अब उसके बाद इस बारे में हर किसी ने जो है वो अपना स्टांस जो है वो वाज़े कर दिया है। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो आज असम्बलियों के डिज़ोल्व करने की तारीख भी दे दी है। तो एक तो ये बात क्लियर हुई है। दूसरा, यहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, देखिए सीट एडजस्टमेंट की बात उस लेवल पे हो नहीं सकती। ये जब सीट एडजस्टमेंट की बात होनी है तो फिर हमारे लेवल पे जो है वो लोग दोनों या तीनों पार्टियों से बैठेंगे और हम इस बात के ऊपर कोई फ़ैसला साजी या कोई अपना डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम कंसीड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि हलकों के बड़े प्रेशर होते हैं, वहाँ पे एक एक आदमी की एक अपनी अहमियत होती है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत जगह ऑब्वियसली आपके कमिटेड वर्कर्स हैं, आप उनको डिनाई तो नहीं कर सकते किया पीपल्स जा पार्टी की खातिर ना कि सीट उनको, टिकट उनको ना दें जो आपके साथ सकता। लॉयल रहे। यही बात है। तो हाँ, तो इसलिए जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो ये इस लेवल पे अभी हो ही नहीं सकती। ये जब भी होगी तो दोनों पार्टियों से राना साहब, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के हवाले से दो बातें फिर मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे जाना है। फैसला करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कुछ सवालात हैं आपसे, लेकिन उससे पहले दो बातें। इलेक्शन कितने क्रेडिबल होंगे? क्योंकि अगर
तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादाना तौर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही, या कोई प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है कि जी इनको कन्विक्ट करना है, इनके चेयरमैन को, चलो उनको कन्विक्ट करना की बात भी बाद में आएगी, अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर है, उनके वो टिकट नहीं अप्लाई कर सकते, उनका उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, तो ये इलेक्शन तो फिर सर क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा अपनी। इस इलेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसमें टर्न आउट भी लो हो सकता है और टर्न आउट बहुत हद तक लो भी हो सकता है, और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनली नेशनली बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी। तो क्या प्लान है, पीटीआई को परमिशन है इस इलेक्शन में आज़ादाना इंतखाब में हिस्सा लेने की, बल्ले के निशान पे? देखिए, एक सियासी वर्कर पे या वर्कर के तौर पे या आप अपनी पार्टी में जो भी मेरी पोजीशन है, उस लिहाज से मेरी ये राय है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। उसको इजाज़त डिनाई करना जो है, करेगा तो इलेक्शन कमीशन ही, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन पीटीआई में वो टोला जो 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है, उस टोले में मुलव्वस किसी भी फ़र्द को इस मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जो मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर हों, ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मनों के साथ मिल के मुल्क में फितना और फसाद जो है वो बपा करने पे आमादा हों, जो लोग दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, जो लोग शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करें और वहाँ पे जूते और डंडे बरसाएं, ऐसे लोगों को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो इस ममलकत, इस रियासत के इलेक्शन में हिस्सा लेके वो कहें कि जी हमने। राना साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये बड़ा आपने अहम सवाल, अहम टोले को, आपने अहम बात की है, टोले को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको इजाज़त होनी चाहिए। मैं इस पे बड़ी अहम ये आपने पॉइंट उठाया है, मैं इस पे कंटिन्यू करूंगा आपसे, और ये भी आपसे मैंने जानना है, एक ब्रेक लूंगा, लेकिन जाने से पहले वापस आऊंगा तो पूछूंगा जरूर कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कह दिया, ये केस है, फलां केस है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई सब्सटेंशियल खास तौर पर 9 मई पे अब तक शुरू क्यों नहीं हो सकी? क्यों ही बहाम है कि वो मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट चलना है या सिविल कोर्ट में चलना है? और ये तो ये बात सही है कि जो 9 मई के लोग अगर मुजरिम करार पाएंगे, उनके मुकदमात की क्या सूरत हाल है, सेकंड टायर लीडरशिप है, क्या इलेक्शन से पहले उनका फैसला कन्विक्शन का आ जाएगा, या अगर कन्विक्शन नहीं आती तो उनको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त होगी? और उससे बढ़कर के चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि वो खंबे को खड़ा कर दें अब तो वो भी जीत जाएगा, तो क्या वो खंबा या आम आदमी जो नया टिकट होल्डर है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा पीटीआई की तरफ से या नहीं करेगा? इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के तनाजुर में सारी गुफ्तगू हो रही है। एक ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ रहेंगे। मुल्क की इकॉनमी अब स्टेबलाइज होने जा रही है, सऊदी अरब से पैसा आ गया है, चाइना से आ रहा है, रोल ओवर हो रहा है, IMF से कल मामला तय हो कि पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल सकता है, लेकिन मुल्क कंसिस्टेंट और बड़े लेवल पे स्टेबिलिटी दरकार करता है। उसके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है जिसके पास कम से कम 5 साल का मैंडेट हो, और वो फिर हुकूमत 5 साल पूरे करे भी, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतें अगर पूरी भी की हैं, अगर 5 साल मजबूरी में कर भी लिया तो वज़ीर आज़म जो है वो 4-4 साल पे निकालेंगे यहाँ से। हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब, जो आपकी बात थी वहीं से शुरू करता हूँ मैं। वो तो जो कन्विक्ट होंगे तो वो तो ऑब्वियसली वो वैसे ही बाय डिज़ाइन हिस्सारी ले सकेंगे, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तो दावा है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो खंबे को भी खड़ा करें तो वो वोट। तो कहने का मतलब मेरा बुनियादी सवाल ये है, तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी आज़ादाना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगी? ये तो नहीं होगा कि उनके कैंडिडेट्स को धमकाया जाएगा, इंटीमिडेट किया जाएगा, या वो टिकट नहीं ले सकेंगे? ये सवाल तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर आ रहा है, जिसका जवाब आपको देना चाहिए, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। नहीं, तहरीक इंसाफ को अब ये सवाल जो है ये क्यों इतना ज़ोरों से आ रहा है जी? उसको क्या मसला है उनको? ये कोई जो है वो कोई अजूबा या कोई एक ऐसी बात है कि जिसका कोई जो है वो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती? 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था? हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो मजबूर नहीं किया गया कि या आज़ाद लड़ो या पीटीआई में शामिल हो जाओ। राना साहब, वो तो गलत हुआ ना, आप गलती को तो नहीं धुराएंगे ना राना साहब, वो तो गलत ज़्यादती हुई सुन ले आपके ना, साथ। नहीं सुन ले ना, नहीं सुन ले। हमारे लोगों को जो है वो बाकायदा जदोकोब किया गया, मारा गया उनको कि तुम जो है वो टिकट वापस करो। अगर अब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो इतने वावेला मचाने वाली कौन सी बात है? अगर कोई पार्टी लीडर अरेस्ट होता है, मियां नवाज शरीफ जो है उसको सज़ा नहीं दी गई, उसे अरेस्ट नहीं किया गया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं कायम हुए। वो जब 25 मई 2018 को इलेक्शन हो रहा तो वो क्या
अपनी पार्टी की को वो लीड कर रहे थे, अपनी पार्टी की वो कैंपेन चला रहे थे, वो जेल में नहीं थे। उनको जिस तरह से सज़ा दी गई और जिस तरह से सज़ा दिलवाई गई, उसकी जो ऑडियो और वीडियो टेप्स जो चल रही हैं, उनसे कोई अब बाकी कोई शक शुबे की बात रह जाती है? ताहम जो हुआ गलत हुआ, जी मैं हम भी ये कह रहा हूँ। उसके विक्टिम हैं, हम ऐसा होने के ख़िलाफ़ हैं और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा हो। लेकिन अब 9 मई के वाक़यात में अगर कोई लोग मुलव्वस हैं, तो इनको हमने कहा था कि जाके कोर कमांडर हाउस को या जना हाउस को जाके आग लगा दो? इनको हमने कहा था कि जाके शोहदा की जो है वो जाके बेहुरमती करो? इनको हमने कहा था कि आप जीएच के ऊपर जो है वो जाके गेट तोड़ें या रेडियो पाकिस्तान की जो है वो बिल्डिंग आप जला दें? तो मामला ये कि ये इन्होंने खुद किया है और अब एक आदमी ने जुर्म किया है, तो वो सिर्फ उसे इस बुनियाद के ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन ना हो कि जी ये तो इसने इलेक्शन लड़ना है, इसने जी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ये तो नहीं हो सकता। ये तो कोई आइन और कानून में नहीं है कि क्योंकि एक बंदे ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो लिहाजा उसे ना सज़ा दी जाए, ना गिरफ़्तार किया जाए, ना उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए। अगर कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है तो वो अपना प्रोसिक्यूशन फेस करे। बाकी जो बात है कि ये कि जी एक पार्टी जो है वो उसका लीडर अगर जेल में होगा तो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? अगर एक पार्टी का लीडर जो है उसे सज़ा होगी, वो कैसे इलेक्शन लड़ेगी? उसके लोग जो है वो उनको अगर हरासा किया जाए, वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? वो भाई हमने इलेक्शन लड़ के बताया है आपको, मिसाल आपके सामने मौजूद है। हमने इलेक्शन लड़ा है इन्हीं हालात में और इसके बावजूद हम पंजाब में अल्लाह के फजल से कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली में हम मेजॉरिटी पार्टी थे। बाद में अगर हमारे साथ जो है वो दोबारा जो है वो धक्का ना किया जाता तो पंजाब में हुकूमत हमारी बनती। तो भाई साहब ये तो लेकिन चेयरमैन मिसाल तहरीक इंसाफ आपके कह रहे हैं सामने कि जो है, ये उनकी हमने पार्टी के कायम साथ करके हो रहा है दिखा वो दी है। पाकिस्तान की तारीख अब में ये किसी कौन पार्टी सी के साथ नहीं हुआ। जो है वो क़यामत बर्पा होने लगी है कि जनाब ये इस कदर सर, जो है वो चेयरमैन तहरीक उसके लिए इंसाफ का वावेला ये कोई अमेरिका से मचा रहा है, राणा कोई साहब स्विट्ज़रलैंड से मचा रहा है, कोई वो कौन सा है वो जुल्म खलीलजाद है या हाँ जी, क्या जुल्म है खलीलजाद। वो वहाँ से शोर कर रहा है कि जी देखें जी बड़ी ज्यादती हो रही है। राणा साहब लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि जो ज्यादती उनके साथ हो रही है वो तारीख में किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुई। चले ये मैंने कंपैरिजन पेश कर दिया है ना, आप मुझे बताएं कि जो कंपैरिजन मैंने पेश किया आप मुझे इसका एक पॉइंट बताएं जो गलत है। नहीं, आप लोगों के साथ कैंडिडेट को ज्यादती हुई हरासा है लेकिन करने दोबारा से, ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी के साथ। लीडर को जेल भेजने से, उसको सजा देने से लेके जो है वो टिकट जो है वो विड्रॉ करवाने तक अगर कोई बात भी इसमें गलत है तो आप मुझे कन्फ्रंट करें। और अगर ये मैंने कन्फ्रंट किया ये 100% ठीक है। राणा साहब मुझे एक बात तो इसमें बताएं, फिर इतना जो एक बात बवेला समझ करने नहीं आ वाली रही कौन सर, सी एक बात बात है? बताएं। हिम्मत करें, ठीक है राणा साहब, हिम्मत एक बात करें, बताएं। इलेक्शन लड़ें। वो राणा साहब हमने नहीं लड़ा इलेक्शन। वो इलेक्शन ठीक है आपकी एक बात समझ नहीं आ रही कि अभी तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 9 मई के मामले के अंदर जितना आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि ये मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड है, मुकदमात में नामजद किया जा रहा है, लेकिन ना उनको इस ज़िम्न में कोई गिरफ्तारी उनकी दरकार है, ना उनको कोई सीरियसली परस्यू किया जा रहा है। उल्टा खबरें ये आ रही हैं कि कैबिनेट में ये डिवीजन है कि जी इनका मिलिट्री ट्रायल किया जाए या इनका सिविल ट्रायल किया जाए। तो आपने आगे वाले जो लोग थे डंडे पर सारे थे उनको तो पकड़ लिया, जिनको आप मास्टरमाइंड समझते हैं उसमें आपकी क्या ऐसी सियासी मसलहत है कि उस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे कि ऐसा करना क्या है? और अगर सियासी मसलहत है तो फिर ये इंसाफ कैसे होगा? अगर आप समझते हैं कि वो मुजरिम है, आपके पास इनफ एविडेंस है, तो आप पकड़े इमरान खान को, आप क्यों नहीं पकड़ते उनको? फिर देखिए अपना कामरान साहब, मैं जो है वो एक सियासी वर्कर हूँ। मेरा एक अपना सियासी मौक़िफ़ ज़रूर है और बड़ा वाज़ेह है, लेकिन मैं कभी भी किसी सूरत में भी शहज़ाद अकबर नहीं बन सकता। मतलब और ना ही मैंने इस रोल को कभी अपनाने की कोशिश की है और ना ही ये मेरा ज़मीर है। मामला ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो ऑफिसर जो JITs इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ये ना हुकूमत का ये मनसब है ना मेरा ये मनसब है कि उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ पड़ी जाएं, उनको रोज़ पूछा जाए कि आज आपने किया है, कल आप क्या करेंगे, उसके बाद आके TV पे बताया जाए कि जी अब ये हो गया है, अब वो हो गया है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं दोनों साइड पे, आर्मी की साइड पे भी और सिविलियन साइड के ऊपर भी, वो अपनी मेरिट के ऊपर
और अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करके चालान जो है वो अदालत में पेश करें, वो मिलिट्री कोर्ट हो या एंटी टेररिस्ट कोर्ट हो, बिल्कुल उसके मुताबिक जो है इन लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। हाँ, मेरा ये मौक़िफ़ है कि इमरान ख़ान आर्किटेक्ट है 9 मई के वाक़यात का। इसने इस टोले को, जो टोला उस दिन दफ़ाई तनसीबात पे हमलावर हुआ, ये चंद 100 का जो टोला था पूरे मुल्क में, इसको उसने बाकायदा ऑर्गेनाइज़ किया, बाकायदा इनको जो है वो तैयार किया, बाकायदा इनकी रगों में उसने जो है वो बुग़्ज़ और नफ़रत और बारूद भरा, और उसके अलावा और कोई ज़ात नहीं है जो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। बाकी दर्जा बदर्जा उसके फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है, इसकी एविडेंस भी मेरे पास है, लेकिन इस मौक़िफ़ को लीगली जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो किस तरह का एविडेंस है आपके पास इमरान खान के खिलाफ? ये तो 9 उन्होंने, मई की ये प्लानिंग उनका को काम लेके है। किस तरह का एविडेंस है? कोई ऑडियो एविडेंस है, कोई वीडियो एविडेंस है, कोई वादा माफ गवाह है उनकी पार्टी में से? वीडियो थोड़ा जी, इसमें 3 चीज़ें हैं जी। नंबर 1 ऑडियो है, अच्छा, टेलीफोनिक गुफ्तगू है, इमरान खान वीडियोज़ हैं, अच्छा, जिसमें वो इन लोगों को बाकायदा इस चीज़ की जो है ना वो जो है वो ट्रेनिंग कह लें, इनकी तैयारी कह लें, इनको जो है वो यानी लोगों को जब गुमराह करना होता है तो उस किस्म का थीसिस कह लें। और दूसरी बात ये है कि ये कोई इतनी छुपी हुई एविडेंस भी नहीं है। यानी ये इन्होंने जो बयानिया बनाया था कि इमरान खान को की गिरफ़्तारी जो है वो रेड लाइन है। रेड लाइन जब हुकूमत या रियासत क्रॉस करेगी उसके बाद फिर क्या होगा, और उसके बाद किस तरह से लोग निकलेंगे, क्या करेंगे, आज़ादी छीनेंगे। यानी उसने पूरी कौम को एक ग़ुलामी का दर्स दिया कि आज़ादी छीननी है आपने। कैसे छीननी है? छीननी तो फिर इसी तरह से थी ना, हमलावर हो गई। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे लोगों की ड्यूटियां लगाई कि कहाँ पे किसकी ड्यूटी है, किसने आप कह रहे हैं सारा ऑडियो एविडेंस चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आपने खुद सुना, वहाँ पे जो है वो जाके क्या करना है। आप मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में एक ही तरफ गए हैं ये। अगर ये तो बात सही है, गए तो एक तरफ गिरफ्तारी के ऊपर गुस्सा था तो भाई गिरफ्तार तो उनको किया था रेंजर्स ने, और जमान पार्क से रेंजर्स हाउस जो है वो है सारा 500 गज के फासले के ऊपर, वो रेंजर्स हाउस के ऊपर क्यों नहीं गए? गवर्नर हाउस जो है जमान पार्क की जो है वो बैक साइड पे है, वो गवर्नर हाउस के ऊपर क्यों नहीं गए? वो एक सिम्मत का तयन था। ये ऑडियो एविडेंस जिसमें आपके बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले लोगों को तरगीब दे रहे हैं मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक करने की, ऑडियो एविडेंस आपने खुद सुना है, आप ये कह रहे हैं? देखें, क्योंकि मेरा मनसब के लिहाज से जो है वो इन लोगों से, जो लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं या जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो उनके साथ मेरा एक लिंक तो रहता है, लेकिन मैं वो शहजाद अकबर वाली पोजीशन ना इख्तियार करने को तैयार हूँ, ना मुझे इख्तियार करनी चाहिए। तो मामला ये है कि ये एविडेंस सारी मौजूद है। अब इसमें इशू ये है कि देखें, ये सारी टेक्निकल एविडेंस है। इस एविडेंस का पहले जो है वो मौजूद होना, उसके बाद इसका साइंटिफिकली प्रूव होना, फिर उसके बाद जिस आदमी की आवाज़ है उसकी आवाज़ ऑडिट हो रहा, ठीक है, वो सारा होगा। अच्छा राना साहब, एक बात बताएं, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट में कंफ्यूजन है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग जो है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, जो है वो मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट में तीसरी बात भी है, इसमें एक तीसरी बात भी है, इसमें तीसरी चीज़ ये है कि ये जो लोग जो पकड़े गए हैं, अब देखें, ये लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस अभी तक जो है वो इन प्रोग्रेस है। अभी ये 4 दिन पहले जो है वो एक आदमी जो है वहाँ पे जो आग लगाता फिर रहा है अपना शरपसंद, वो पकड़ा गया है। उसने खुद अपनी जो है वो तस्लीम किया अपना किरदार, उसके माँ बाप ने भी उसको जो है वो कंडेम किया, ये मीडिया पे भी चला है। तो अब देखें ना, अब जब ये अब 4 दिन पहले जो है ये, ठीक है राना साहब, मैं ये कह रहा हूँ क्विकली, वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले मुझे बताइए, लेकिन तो इन लोगों के बयान भी जो है ना वो भी सर आपको डिले इसलिए भी हो रहा है ना, आपकी गवर्नमेंट में ये कंफ्यूजन है। आधी कैबिनेट आपकी कह रही है कि मिलिट्री ट्रायल करें, आधी कह रही है मिलिट्री ट्रायल ना करें। ये बात सही है? यस और नो में बता दें मुझे सिर्फ, फिर मैंने अगली बात। ना बिल्कुल नहीं है, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल नहीं। आर्मी एक्ट के तहत जो चलान होगा बंदा, वो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा।
अच्छा राणा साहब एक बात बताइए कि अपना चलान होगा वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होगा। राणा साहब ये जो एनसीए का केस है, अब नैब में जो रिसेंट तरमीम आई इसमें चेयरमैन नैब वादा माफ गवाह किसी को बना सकते हैं, इसके अंदर ये क्या इम्कान है कि जो एनसीए के उसके अंदर जो बिजनेस टाइकून थे इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाले केस में अल-कादिर ट्रस्ट में, वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से, नैब की तरफ से? जी बिल्कुल, वादा माफ गवाह वो भी बन सकते हैं। और वैसे भी ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर इख्तियार मेरे हाथ में है और मैंने आपको किसी वजह से जो है वो मैं आपको मजबूर करने और आपको से कुछ चीज़ हासिल करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर मैं दे सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा करके आपसे कोई चीज़ हासिल करता हूँ। ठीक है, तो राणा साहब कह रहे हैं कि वो बिजनेस फिर जुर्म टाइकून वादा माफ गवाह बनने के चांसेस हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट केस में। जी उनको बनना चाहिए, बनना चाहिए। उनसे मेरी खुद एक मरतबा बात हुई थी, तो अच्छा। वो खुद इस बात का उन्होंने उस वक्त मेरे साथ गिला किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ जो जुल्म इस बंदे ने किया है वो तो आप कभी मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से जो है वो हमें अच्छा, जो है वो मजबूर करके हमसे राइट हर चीज़ जो है वो राइट ली है। राइट। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। वाकई वज़ीर दाखिला राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।